just a minute, wait a minute. ओके, तो डाइल्यूशन के बारे में देखते हैं हम अभी। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से पहले मैं बताता हूं आपको नॉर्मेलिटी। जैसे मोलैरिटी है ना बेटा, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वैसे नॉर्मेलिटी है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, क्या है डिवाइडेड बाय, इट इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, बस खत्म। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हो क्या रहा है यार, ओके। तो नॉर्मेलिटी को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी अपॉन वॉल्यूम। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ये आपका क्या हो जाता है, मोलैरिटी, दिख रहा है ना ये मोलैरिटी। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंस, काम खत्म। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। नॉर्मेलिटी का ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, राइट। चलो ठीक है, अब इसके बाद नॉर्मेलिटी क्लियर है। आगे बढ़े क्या, चलो। नाउ द डाइल्यूशन, देखिए आपको फीस अभी भर देनी है। थर्सडे से आपको बस वही लेक्चर्स करेंगे जो फीस भर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई, आपको भी पता होना चाहिए। तो आप डिसाइड कर लीजिए, दोज हु आर इंटरेस्टेड वो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज सिर्फ जो फीस भरे हैं वही लेक्चर्स को अभी कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, आपको भी पता है। 3 months have already, 2 months already passed, तो प्लीज कंसिडर इट। सो अब देखते हैं डाइल्यूशन का मतलब क्या है। अरे डाइल्यूशन मतलब कुछ नहीं होता बेटे, मिक्सिंग ही है। बस मिक्सिंग में क्या होता है, इधर भी सॉल्यूशन होता है और इधर भी सॉल्यूशन होता है। लेकिन डाइल्यूशन में क्या होता है, एक तरफ सॉल्यूशन है और दूसरी तरफ सॉल्वेंट होता है, मतलब इस प्योर सॉल्वेंट को इसमें डालना है। मतलब आपके पास इधर सॉल्यूशन है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, और इधर से सॉल्वेंट यानी कि सिर्फ पानी को डाला, तो इसको बोलते हैं हम डाइल्यूशन। कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है इसमें सोल्यूट नहीं होता, इसलिए सोल्यूट की मोलैरिटी यहाँ पे क्या रहती है, 0, राइट। डाइल्यूशन का मतलब कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, सोल्यूट की मोलैरिटी 0 है, राइट। बाकी सेम है, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, इसकी मोलैरिटी इसका वॉल्यूम, इसकी मोलैरिटी इसका वॉल्यूम, यहाँ पे 0 है मोलैरिटी, क्योंकि उसमें सोल्यूट है ही नहीं। तो मिक्सचर, हमने मिक्सचर के बारे में क्या देखा है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इज MaVa प्लस मोलैरिटी ऑफ BVB अपॉन Va प्लस Vb। लेकिन ये मोलैरिटी ऑफ बी तो 0 है, क्योंकि उसमें सोल्यूट है ही नहीं। तो मोलैरिटी ऑफ A Va, ये तो ये तो पूरा 0 हो गया, डिवाइडेड बाय Va प्लस Vb। सो डाइल्यूशन करने पर, डाइल्यूशन के बाद जो मोलैरिटी आती है वो ये होती है, दिस इज द ओरिजिनल मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज एडेड फॉर द डाइल्यूशन। चलो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या, दिस इज योर फाइनल आंसर, यस और नो बोलो। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे ये कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्या है देखिए, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलार मास अपॉन वैलेंसी, ये पहला फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलार मास, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये ऑलरेडी हो चुके हैं हमें। उसके बाद क्या है देखते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। देखो बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का दूसरा एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी, राइट, ये भी काम खत्म। उसके बाद मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम, और इसको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करोगे तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। वैलेंसी के बारे में मैंने बता दिया है, एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, साल्ट के लिए टोटल कैटायनिक चार्ज और टोटल आयनानिक चार्ज, ये सब होता है। ये तो बेसिक है, ये ऑलरेडी हो चुका है हमारा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चलिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कंसेप्ट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये तो हो गया हमारा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी, ये भी हो गया हमारा ऑलरेडी। अब नीचे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इनटू वैलेंसी। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली 12th क्लास का सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का हाफ चैप्टर यहीं पे कवर हो रहा है आपका। ये कोई एक चैप्टर नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर हो गया ये। अभी मैं यूजुअली हर बार नहीं पढ़ाता था ये सॉल्यूशंस की स्टोइकियोमेट्री। तो देखिए, सबसे पहले एक एसिड है H2SO4, ये डिसोसिएट होगा 2H प्लस फॉर्म करेगा और सल्फेट आयन फॉर्म करेगा, राइट। तो इसका अगर 1 मोल है तो इसके 2 मोल फॉर्म होंगे, इसके 4 है तो इसके 8 फॉर्म होंगे, इसके 10 है तो इसके 20 फॉर्म होंगे। ये समझ में आ रहा है क्या, राइट। इसके x है तो इसके 2x फॉर्म हो रहे। इसका मतलब है सिंपल है, इसकी जितनी वैलेंसी है इसके 2 टाइम्स, सॉरी इसके जितने मोल्स है इसके 2 टाइम्स इसके मोल्स फॉर्म हो रहे। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आर 2 टाइम्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड। एसिड ये है देखिए। चलिए यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है क्या, बोलिए फटाफट प्लीज। राइट, तो आगे चलते हैं अभी। अब देखिए, तो सिंपल सी बात है, ये 2 क्या है, ये तो वैलेंसी है ना, तो इसीलिए मैंने बोला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस इज इक्वल टू वैलेंसी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड। उसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस पानी में डालने के बाद कितने प्रोड्यूस होंगे किसी एसिड बेस से, तो बेस के मोल्स मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी ऑफ द बेस। बहुत ही सिंपल है ये कंसेप्ट, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको ये भी पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी ऑफ बेस, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है ना। तो सिंपल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH माइनस, ये भी याद रखना है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस, ये भी याद रखना है। ये दोनों के दोनों याद रखने हैं आपको, राइट। चलो क्लियर हो गया ये वाला स्टेटमेंट और ये दूसरा वाला, ये दोनों स्टेटमेंट क्लियर हो गए। कमॉन कमॉन, क्विक क्विक क्विक, बोलो बोलो बोलो, कमॉन कमॉन, यस। आगे चलते हैं, अभी आगे चलते हैं। चलिए ये सब तो बस उनके मीनिंग्स लिखवाए यहाँ पर मैंने, EN का मतलब क्या है, किसका क्या मतलब है। चलो अब आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये कंसेप्ट ना काफी इंपॉर्टेंट है बेटे, जरा ठीक से देख लो। अभी ये बहुत ही बड़ा चैप्टर हो गया एक्चुअली। ये सॉल्यूशन की स्टोइकियोमेट्री मतलब ना 12th क्लास में एक पूरा चैप्टर है सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसका हाफ पार्ट यहाँ पे कवर हो रहा है, कंप्लीटली हाफ पार्ट, और जो कि एक्चुअली डिफिकल्ट पार्ट है। पूरे प्रॉब्लम्स इसी में, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले जब आप एसिड और बेस को मिक्स करते हो, चलिए मैं जरा इधर लिख लेता हूं, ये देखिए एसिड और बेस,
इसको बोलते हैं, इन दोनों को मिक्स करने की प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ये आपको ऑलरेडी पता है, राइट? न्यूट्रलाइजेशन। तो जब इनको आप मिक्स करते हो तो होता क्या है, बेसिकली न्यूट्रलाइज होने का मतलब क्या है, एसिड के अंदर H+ होता है और बेस के अंदर OH- होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर H2O फॉर्म करते हैं, और साथ में ये तो इसका कैटायन हो गया, इसका एनायन, लेकिन इसके साथ Na भी होता है ना, और इसके साथ Cl फॉर एग्जांपल होता है, तो ये दोनों मिला के साल्ट फॉर्म करते हैं। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन का एक्चुअल मतलब क्या है, ये साल्ट से नहीं है, इसका H+ और इसका OH- एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर वाटर फॉर्म करते हैं। दिस इज द एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस। अब लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट भी हो सकता है या फिर इनकम्प्लीट भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो वो भी देखेंगे हम कैसे हो सकता है। अगर मान लो H+ 10 है और OH- भी 10 प्रोड्यूस है इन दोनों के अंदर, तो ये कंप्लीट हो गया न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन अगर H+ 50 है और OH- सिर्फ 40 है बेस के अंदर, तो ये तो इनकम्प्लीट हो गया ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये बंदा लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट है मतलब ये सिर्फ इसके 40 लोगों को ही न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो 10 और 40 ऐसा लिख देता हूं मैं इसको, ये 40 बेस के, तो ये दोनों मिला के वाटर फॉर्म करेंगे, लेकिन H+ अभी भी 10 बाकी है। इसका मतलब है कि तो एसिड को कंप्लीटली ये बेस न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया, राइट? इसको अगर इसके अंदर मिलाया जाए तो 40 एसिड के H+ 40 OH- के साथ कंबाइन हो गए, लेकिन इसके 10 H+ अभी भी बाकी है। इसलिए ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है ये कंप्लीट न्यूट्रल नहीं है, तो ये एसिडिक है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप मिक्सिंग कर रहे हो तो उसमें अगर H+ की संख्या ग्रेटर देन OH- है, मतलब बेस के OH-, तो सॉल्यूशन होता है आपका, रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक होता है। चलिए ये समझ में आया क्या, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक होगा, ये समझ में आया क्या? फटाफट बोला करो, फटाफट। हाँ, और मान लो अगर H+ कम है और OH- ज्यादा है, देखिए मैं एसिड कम है या बेस ज्यादा ये नहीं बोल रहा हूं। कभी कभी लोग क्या करते हैं, H+ मतलब एसिड के नंबर ऑफ मोल्स बेस से कम है, ऐसा सोच लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता। मान लो एसिड है HCl, यार सॉरी H2SO4, और बेस है NaOH, तो भले ही ये एसिड है 25 और ये बेस है 30, तो एसिड इज लेस देन बेस, लेकिन H+ इसके पास 50 है बेटा और इसके पास 30 है, तो भले ही एसिड इज लेस देन बेस बट H+ मोल्स आर ग्रेटर देन OH- मोल्स। इसका मतलब है एसिड कम है या बेस ज्यादा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे निकलने वाले H+ और OH- इनका कंपैरिजन करना है। ठीक है, ये समझ में आया? रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, you cannot tell by looking at acid base moles, but you have to look at H+ and OH- moles। तो मुझे आप क्विकली बताइए बेटा, मुझे आप क्विकली बताइए, अगर आपके पास ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एसिड है 30 और बेस है 20, तो ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा होगा इन दोनों को मिक्स करने पर, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? बोलो एक बार। मैंने अभी अभी बताया था रूपाली, इतने जल्दी बताने के बाद भी आप भूल जाते हो यार, इतने जल्दी। अभी मैंने क्या बताया उसके बेसिस पर मुझे आंसर चाहिए, कमान सभी के आंसर चाहिए, क्या हो रहा है? कांचन बहुत सही। और कोई? अरे निखिल जरा सोचा करो यार, मैंने अभी अभी बोला बेटे
कि एसिड और बेस को देख के हम बता नहीं सकते यार, बोला ना मैंने, एसिड और बेस के मोल से हम पता नहीं कर सकते। अगर मान लो ये एसिड HCl है और ये NaOH है तो अलग केस बनेगी। अगर ये एसिड HCl है और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो केस अलग बनेगी। और ये H2SO4 है और ये NaOH है तो केस अलग बनेगी। तो ये ना, यू कैनॉट टेल एनीथिंग जस्ट बाय लुकिंग एट द मोल्स ऑफ एसिड। एसिड से कुछ पता नहीं चलता, उसके अंदर H+ कितनी है यही इंपॉर्टेंट है। समझे या नहीं, बोलो एक बार मुझे, कम ऑन। अब बहुत कंफ्यूज होते हो, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। मैं अभी कंसेप्ट पढ़ाया और अभी आप गलत आंसर दे देते हो। मैंने अभी बोला ना, एसिड और बेस इसको देख के हम नहीं बता सकते कि वो रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ H+ एंड OH- बेटा, राइट। सो यू कैनॉट टेल, कांट से, ये आंसर होना चाहिए। कांचन बहुत अच्छे। तो एसिड बेस को नहीं, H+ और OH- को देखना होगा। जब H+ OH- से कम होंगे तब बेसिक सॉल्यूशन होगा, और H+ इक्वल टू OH- जब होगा तब सॉल्यूशन होगा आपका न्यूट्रल। तो अब और मजे की बात आती है यहां पर। क्या आती है मजे की बात? चलो मैं बताता हूँ। इसको थोड़ा इधर ले लेता है। चलो, अब आपको ये पता है कि नंबर ऑफ H+ इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एसिड मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, बोलो एक बार। यस वेदांत, बहुत सही। मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी होता है, और इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड। तो मैं इसकी जगह पर कंडीशन ये लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट वेट नहीं है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। चलो बोलो मुझे, ये क्लियर हुआ क्या? मतलब रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक होने के लिए कंडीशन मैं एक तो ऐसे लिख सकता हूं या फिर ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर है? राइट। वही कंडीशन इधर कैसे आएगी? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड लेस देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। काम खत्म। तो यहाँ पे मैंने ये टेबल बनवाया है। टेबल बनाते वक्त कुछ बातें याद रखिए। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इंटू वैलेंसी ऑफ एसिड। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, ये देखो जरा ठीक से, इसके लिए एक फॉर्मूला और बनता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला है बेटे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वैलेंसी। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी हुआ। अरे सही है ना, सही है ना बेटे? तो इसको मैं इसकी जगह पे डाल रहा हूँ, यानी इस नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर मैंने क्या लिखा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वैलेंसी नहीं है, ये वॉल्यूम होता है, ये वैलेंसी होती है। मैं कैसे लिखता हूँ देखो, ये वॉल्यूम और ये ऐसे वैलेंसी, राइट। और ये तो ये नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर हो गया, और वैलेंसी जैसी है वैसे इधर, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ के लिए आपके पास अलग अलग फॉर्मूले, और ये रटने नहीं है बेटा। इनको रटने के लिए मैंने कभी बोला है क्या? नहीं, ये तो लॉजिकल है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी, या फिर बेटा देखो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब मोलैरिटी इंटू वैलेंसी क्या होता है बेटा? नॉर्मेलिटी तो होता है। देखो कैसे किया है मैंने, बहुत ही, इन दोनों को मिला के क्या लगा सकते हैं हम? नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो आप। नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी,
मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी, या फिर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। चलो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ क्या, बोलो एक बार। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस, तो मैंने यहाँ पे बताया है कि सॉल्यूशन अगर बेसिक है तो उसके लिए ये कंडीशन है, लेकिन इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पे ना, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इंटू वैलेंसी, या फिर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी, ऐसी भी कंडीशन लिख सकते हैं, या फिर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, ऐसी भी कंडीशन लिख सकते हैं। अरे समझा ना मैं कंडीशन कैसे लिख रहा हूँ। बेसिक होने के लिए, एसिडिक होने के लिए मेन कंडीशन ये है, लेकिन इसी कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स और वैलेंसी के फॉर्म में एसिड के, या फिर इसी कंडीशन को हम मोलैरिटी, वॉल्यूम और वैलेंसी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर इसी कंडीशन को हम नॉर्मेलिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलो बोलो क्लियर है या नहीं, बोलो खटाखट, राइट। और वैसे ही एसिड और बेस को मिक्स करने पर न्यूट्रल कब होगा, जब ये दोनों सेम होंगे, या फिर ऐसा, या फिर ऐसा, या फिर ऐसा। अब कुछ एग्जांपल्स, मान लो किसी एसिड में 50 H प्लस है और OH माइनस 100 है, तो क्या होगा, सिर्फ इसमें से 50 OH माइनस के साथ इसकी रिएक्शन होगी और ये 50 H2O फॉर्म होंगे, और 50 OH माइनस जैसे के वैसे बचेंगे, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेसिक हो गया ना बेटे। वैसे ही है, अगर 20 H प्लस है, 10 OH माइनस है, तो वाटर 10 फॉर्म होगा और H प्लस बचेगा, तो एसिडिक सॉल्यूशन है। वैसे मुझे बताओ, अगर किसी सॉल्यूशन में H प्लस 30 है और OH माइनस 20 है, सॉरी 40 है, OH माइनस 40 है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा होगा और वाटर कितना फॉर्म होगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन पहले बताओ। गुड, बेसिक। और वाटर, वाटर कितना फॉर्म होगा बेटे, 30 वाटर फॉर्म होगा। बहुत अच्छे। रूपाली 10 नहीं बेटा, जरा ठीक से दिमाग लगाओ यार, क्या करते हो आप लोग। चलो ठीक से ठीक से ठीक से ठीक से देखो यार, ये H प्लस 30 है, OH माइनस 40 है, इसको मैं 30 प्लस 10 लिख देता हूँ, राइट। ये 30 कंबाइन हो जाएंगे, तो वाटर तो 30 फॉर्म हो गया ना बेटा, 10 OH माइनस अभी भी बचेंगे उस पानी के अंदर, राइट। वैसे ही H प्लस 20, OH माइनस 20 है, तो सिंपल है, वाटर 20 बनेगा, ना H प्लस बचेगा ना OH माइनस, रिजल्टिंग सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। चलिए, न्यूट्रलाइजेशन के पूरे कंसेप्ट आपको समझ में आए या नहीं आए, बोलो एक बार मुझे। तो चलो अब और दो चार वेज ऑफ एक्सप्रेशन है, वो भी बता दो। चलिए, यहाँ पे कुछ समरी मैंने लिखी है मिक्सिंग के बारे में। मिक्सिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगी, नॉर्मेलिटी को ही देखो आप, अभी मोलैरिटी के बारे में मत देखो। NaVa प्लस NbVb, मतलब एसिड एसिड के साथ मिक्स किया, बेस बेस के साथ मिक्स किया, तो NaVa प्लस NbVb अपॉन Va प्लस Vb, डाइल्यूशन किया तो ये फॉर्मूला मतलब मोलैरिटी की तरह है। लेकिन जब हम एसिड प्लस बेस को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आता है। क्यों, क्योंकि H प्लस जब OH माइनस के साथ मिक्स होता है, तो वो एक दूसरे को कैंसल करते हैं, इसीलिए उनके नॉर्मेलिटी का एडिशन नहीं होता बल्कि सब्ट्रैक्शन होता है, राइट। तो मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो NaVa माइनस NbVb होता है। NaVa का मतलब ही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H,
सॉरी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस माइनस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, या फिर नंबर ऑफ मोल्स भी। देखिए H प्लस के लिए ना, H प्लस के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है। क्यों है बोलो एक बार, क्यों है? क्योंकि अरे बेटा इसकी वैलेंसी 1 है ना, है ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी, लेकिन H के ऊपर एक ही चार्ज है तो इसकी वैलेंसी 1 है, तो वैलेंसी तो 1 है, इसलिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस। और OH माइनस के लिए भी ऐसा ही होता है, इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल्स सेम। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH करना पड़ता है, क्योंकि ये दूसरे को कैंसिल करते हैं। और ये मॉड क्यों लिया है मैंने, क्योंकि दोनों में से कोई भी ज्यादा हो सकता है, कभी H ज्यादा हो सकता है, कभी OH ज्यादा हो सकता है। अगर H ज्यादा है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन अगर ये OH ज्यादा हो गया तो निगेटिव आ सकती है ना वैल्यू, इसलिए मैंने मॉड ले लिया। मॉड लेने के बाद निगेटिव की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। चलिए यहां तक क्लियर है क्या? एसिड बेस को मिक्स करने के बाद माइनस क्यों होता है, समझ में आया? बोलो, अरे बोलो फटाफट। राइट, अब आगे। अब सबसे पहली बात यह है, एसिड बेस को मिक्स करने के बाद ऐसा होता है जरूर, लेकिन ये फॉर्मूला मोलैरिटी को अप्लाई मत करना, क्योंकि ना ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन मोलैरिटी के फॉर्म में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में होता है, जो कि मोलैरिटी से पता नहीं चलता, वो नॉर्मेलिटी से ही पता चलता है। क्योंकि कोई अगर H2SO4 है तो उसके अंदर 2 H प्लस छुपे हुए हैं, तो उसको बाहर निकालने के लिए हमको इस मोलैरिटी को वैलेंसी से मल्टीप्लाई करके ही सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम H2SO4 लेंगे और मोल्स ऑफ H2SO4 माइनस मोल्स ऑफ बेस करेंगे तो गलत हो जाएगा ना बेटी, क्योंकि इसका एक मोल बेस के एक मोल के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन एसिड का एक इक्विवेलेंट बेस के एक इक्विवेलेंट के बराबर ही है, क्योंकि दोनों के अंदर एक एक ही H प्लस होता है। लेकिन मोल के अंदर H2SO4 के हो सकते हैं कि 2 है, लेकिन NaOH के अंदर एक ही है, तो मोल का सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। सही है ना? H2SO4 के 25 मोल से 50 मोल से मान लो 50 मोल से अगर NaOH के 30 मोल निकालने हैं तो आंसर आपका 20 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि H2SO4 के 50 मोल के अंदर H प्लस 100 है और उसमें से 30 निकाल दिया तो 70 आता है। लेकिन शुरू में क्या लगता है कि 50 में से 30 निकाले 20 रह गए, मतलब मोल का डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन मत करो, लेकिन नॉर्मेलिटी का डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मेलिटी के अंदर इक्विवेलेंट्स होते हैं और इक्विवेलेंट्स का मतलब डायरेक्टली H प्लस से है ना। एसिड का इक्विवेलेंट एक इक्विवेलेंट, एसिड का एक इक्विवेलेंट मतलब H प्लस का एक इक्विवेलेंट है, लेकिन एसिड का एक मोल यानी H प्लस का मोल नहीं है ना बेटा। इसीलिए इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए। समझ में आया कि ये क्यों मोलैरिटी को अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली एसिड बेस को मिक्स करने पर? समझ में आया तो यस बोलो। इसलिए एसिड बेस का फॉर्मूला डायरेक्ट नॉर्मेलिटी को लगाओ। हाँ, मोलैरिटी आपको लिखनी है ना यहाँ पे, तो नॉर्मेलिटी की जगह पर आप हमेशा ऐसा लिख सकते हो, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी, फिर उसके बाद ये वॉल्यूम, ऐसा लिख सकते हो। मोलैरिटी आपको अगर अप्लाई करनी है यहाँ पे तो मतलब आपका फॉर्मूला ऐसा आएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी इंटू वॉल्यूम माइनस मोलैरिटी इंटू वैलेंसी इंटू वॉल्यूम, ये एसिड के लिए ये बेस के लिए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस। ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट मोलैरिटी का फॉर्मूला आप एसिड बेस के कॉम्बिनेशन में नहीं निकाल सकते बेटा। ठीक है, चलिए अब लास्ट यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप सबसे पहले मान लो कि 100 के लिए हम H यूज करेंगे और उसे बोलेंगे, मतलब 100 मतलब 100 होता है, मिलियन मतलब 10⁶ होता है, बिलियन मतलब 10⁹ होता है, और अगर ट्रिलियन देखोगे, ट्रिलियन
जिसको हम टी बोल सकते हैं, वो होता है 10⁻12। देखिए अब क्या होता है ना, पीपीएम और पीपीबी बोल के कुछ होता है। कुछ नहीं बेटा, हमने पीपीएच देखा है, पीपीएच देखा है, लेकिन इसको अलग नाम दिया है परसेंटेज, पार्ट्स पर 100। इसको हम बोलते हैं परसेंटेज। इसका मतलब अगर x के पीछे y अमाउंट है तो 100 के पीछे कितना अमाउंट है। या फिर हम बोलते हैं कि 30 में से 20 मार्क मिले तो 100 के पीछे कितने मार्क मिले, ऐसा ही निकालते हैं ना हम, लेट x मार्क मिले। ठीक है, मैं जरा समझा रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा जूम करके समझाता हूँ। चलिए इधर आते हैं, थोड़ी जगह मिल जाएगी। चलो तो आपको ये बहुत आसानी से पता है। क्या पता है कि अगर 30 में से 20 मिले मार्क्स तो 100 में से कितने मिले, आप परसेंटेज बहुत इजीली निकालते हो। x इज इक्वल टू क्या निकालते हो आप, 20 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, और इसको बोलते हो आप परसेंटेज। लेकिन इसको आपको क्या बोलना चाहिए, पीपीएच, मतलब पार्ट्स पर 100। पार्ट्स पर 100, पर 100 आपको मार्क्स कितने मिले, राइट, पर 100 मतलब 30 में से 20 तो 100 में से कितने। तो वैसे ही अगर मैं ऐसे लिखता हूं 20/30 इंटू 10⁻6, तो इसका क्या मतलब होता है, अरे 30 में से 20 मिले तो 10⁻6 में से कितने मिले, यानी मिलियन में से कितने मिले। मतलब जैसे इसको हमने क्या बोला, पार्ट्स पर 100, तो इसको क्या बोल सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। और वैसे ही मैंने अगर ऐसे लिखा 20/30 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9, तो इसको हम बोल सकते हैं पार्ट्स पर बिलियन। मतलब कोई भी फॉर्मूला हो, सिंपल सी बात है। देखिए ये W/W इंटू 100, दीज आर दी पार्ट्स पर 100। तो इसी की जगह पर अगर मैं 10⁻6 करता हूं तो यही हो जाता है पार्ट्स पर मिलियन। और ये वेट को भी अप्लाई होता है, ये वॉल्यूम को भी अप्लाई होता है, और ये मोल्स को भी अप्लाई हो सकता है। अगर ये लिखा तो परसेंटेज बाय मोल लिखते हैं, लेकिन परसेंटेज की जगह पर हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, पार्ट्स पर 100 ऑफ मोल्स। और यहां पे मैं क्या लिखता हूं, मान लो 10⁻6, तो ये क्या हो गया, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ मोल्स। और 10⁻9 करता हूं तो पार्ट्स पर बिलियन ऑफ मोल्स। और मोल की जगह पर वॉल्यूम करता हूं तो पार्ट्स पर बिलियन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह पर अगर मास लेते हैं दोनों तरफ तो पार्ट्स पर बिलियन ऑफ सोल्यूट पर सॉरी फॉर मास। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ डिजाइन किया, देखिए जरा, ये पूरा टेबल, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसान बात। चलिए ये इस तरीके से छोटा करके ऐसा दिखेगा, राइट। ये देखिए, पार्ट्स पर 100 होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है, और पार्ट्स पर बिलियन होता है। पार्ट्स पर 100 मतलब 100, मिलियन के लिए 10⁻6, बिलियन के लिए 10⁻9, राइट, और कुछ नहीं। उसके बाद देखो, तो वैसे ही यहाँ पे ये हुआ मास के लिए, तो ये W/W इंटू 100, पार्ट्स पर 100 ऑफ मास, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ मास, पार्ट्स पर बिलियन ऑफ मास। जैसे मास के लिए क्या है, वैसे वॉल्यूम के लिए पार्ट्स पर 100 ऑफ वॉल्यूम, या फिर परसेंटेज बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ वॉल्यूम, पार्ट्स पर बिलियन ऑफ वॉल्यूम। बस इसके लिए एक अलग वर्ड है यार, पीपीएच के लिए एक अलग वर्ड है परसेंटेज, और कुछ नहीं। ये एक्चुअली पार्ट्स पर 100 ही है, इतने में से इतने तो 100 में से कितने। वैसे ही पार्ट्स पर 100 ऑफ मोल, पार्ट्स पर 100 ऑफ मिलियन, सॉरी मोल, पार्ट्स पर बिलियन ऑफ मोल्स। मतलब पार्ट्स पर हम वॉल्यूम, मोल्स, वेट किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, राइट। बात खत्म हो गई।
तो पीपीएम, पीपीवी और पीपीएच, पीपीएच को ही अलग वर्ड है परसेंटेज, और एक होता है फ्रैक्शन, जो कि एक में से होता है फ्रैक्शन। दिस इज द फ्रैक्शन बाय मोल, मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, दैट इज पार्ट्स पर वन। अरे कुछ नहीं, पार्ट्स पर वन, पार्ट्स पर वन, पार्ट्स पर 100, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। चलिए ये कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? ये चारों के चारों कंसेप्ट क्या होते हैं? और ये पार्ट्स वॉल्यूम के हो सकते हैं, वेट के हो सकते हैं, मोल्स के हो सकते हैं। क्लियर हो गए तो यस बोलो खटाखट, खटाखट। तो ये हो गया आपका। आगे क्या है? चलिए, कन्वर्जन प्रॉब्लम तो मैंने कल बता दिया कि किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, राइट? ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कन्वर्जन से भी हम कर सकते हैं मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच का जो रिलेशन है, वो रिलेशन वो ज्यादातर पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिया है। लेकिन आप कन्वर्जन से भी कर सकते हो, मैंने 4 स्टेप बताए ना, जो दिया है उसका फॉर्मूला लिखो, फिर डिनोमिनेटर कंसिडर करो, उससे न्यूमरेटर निकालो, फिर मोलैरिटी निकालो, या फिर डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला रट लो, क्योंकि मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच का अक्सर पूछा जाता है। लेकिन मेरा तो अक्सर ये कहना होता है कि फॉर्मूले रटने से कुछ होता नहीं। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला बहुत ही बड़ा हो, जिसका डेरिवेशन ऑन द स्पॉट करना बहुत डिफिकल्ट जा सकता हो, तो आपको उसको रट लेना चाहिए। तो यहाँ तक हम हो गए हैं, ये वाला भी हो गया। चलिए, तो हमारा बेसिक जो हो गया है, अभी स्टोइकियोमेट्री तो शुरू नहीं हुआ बेटा, अभी तो बस मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी क्या होता है ये देखा है। हम स्टोइकियोमेट्री कल से शुरू करेंगे। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पर फोटो भेज रहा हूँ, या फिर आपको ये स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, पहले ये कौन सा, यहाँ से करना है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। चलो अब इसका ले लो। चलो इसका ले लो। इसका भी ले लो। ठीक है, लिखते बैठो अभी, कम ऑन।